देखिए, कांग्रेस को सुदबुद्धि आई है। पहले उन्होंने भगवान राम का नाम लेना प्रारंभ किया। अब उनके जो भक्त हैं हनुमान जी, बजरंगबली जी, उनका नाम लेना प्रारंभ कर दिया है। कर्नाटक में तो उन्होंने कह दिया कि जो बजरंगबली हैं उनको सब बंद कर देंगे, उनको बैठा देंगे, जेलों के अंदर डाल देंगे। और यहाँ जो है हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो दोहरा चरित्र है। लेकिन एक तरफ हम ये भी कहेंगे कि इस दोहरे चरित्र में कम से कम सनातन भूमि में कर रहे हैं, तो सनातन धर्म को अपनाने की बात कर रहे हैं। आज तक तो सनातनी थे नहीं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने उनको सनातनी बनाना प्रारंभ कर दिया है। उनको शायद यही पता नहीं कि राम मंदिर का ताला किसने खोला, पहली पूजा वहां किसने कराई आजादी के बाद। उनको शायद ये भी नहीं पता कि कौन लोग ऐसे थे जिन लोगों ने उसके ताले को खोल के पहली पूजा करी और कौन कौन उसमें सम्मिलित थे। तो ऐसी पार्टी के लोगों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म इनके बाप की बपौती नहीं है। कांग्रेस के लोग भी सनातन धर्म को भी मानते हैं। घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बजरंगी सियासत। हनुमान चालीसा का पाठ कर्नाटक से लेकर के और मैदानी नहीं पहाड़ी इलाकों तक किया जा रहा है। कहीं पे बजरंग दल पे बैन की बात के विरोध में, तो कहीं पे भाजपा सरकारों को सद्बुद्धि देने की बात को लेकर के हनुमान चालीसा की जा रही है। लेकिन कैसे भी समझे, रूप एक ही है, वह है सियासत। खैर, लेकिन अब इससे इस सियासत से क्या भला होगा, नहीं होगा, लेकिन बजरंगबली जरूर याद आ रहे हैं। तो खैर चलिए, हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं और उनसे हम मुखातिब होंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हनी पाठक जी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ गरिमा दसोनी जी जुड़ी हुई हैं। मैं आपके पास में आना चाहूंगा गरिमा जी। आप लोगों ने आज हनुमान चालीसा की है और कहा है कि सद्बुद्धि की आवश्यकता। निश्चित रूप से सद्बुद्धि की आवश्यकता है। आप देखिए कि यहाँ उत्तराखंड में एक ऐसा सियासी नाटक नौटंकी चल रही है जहां हर भ्रष्टाचार में, हर कुकर्म में, हर कुकृत्य में भाजपाई संलिप्तता पाई जा रही है। चाहे वो भर्ती घोटाले हों, उसमें भाजपा के अभी तक 3 से 4 पदाधिकारी पर संलिप्त पाए गए हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें अंकिता हत्याकांड का, तो अंकिता हत्याकांड में इनके पूर्व दायित्वधारी जो है उनके सुपुत्र की संलिप्तता है, वो मुख्य आरोपी है अंकिता हत्याकांड में। आप देखिए कि मंत्री महोदय किस तरह से सड़क पर, जो कि शहरी विकास मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं प्रदेश के अंदर, और विधानसभा स्पीकर जैसे गरिमामयी पद को सुशोभित कर चुके हैं, वो सरेआम एक युवक को पीटते हैं, अपने हाथ में लेते हैं और सड़क छाप गुंडे की तरह बर्ताव करते हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला था, क्योंकि लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली होती है, बहुत सारे दल होते हैं और हर दल की अपनी विचारधारा होती है। उस विचारिक मतभिन्नता ये आदिकाल से चली आई है। अब ऐसे में आप क्या कार्यालय में आके तोड़फोड़ करेंगे? देहरादून के कार्यालय में बजरंग दल, जो कि भारतीय जनता पार्टी का घटक दल है, इससे ये इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार बीजेपी को अपना मानने से इनकार कर दिया था। इनके अजय भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष थे तत्कालीन, मेरे पास वो कह रहे हैं कि एबीवीपी हमारा कोई अनुषंगिक संगठन नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट संगठन है। तो अलग बात है, लेकिन बजरंग दल ने जो उत्पात मचाया, उसके हुड़दंगियों ने जो पूरे देश भर में आगजनी करी है, तोड़फोड़ करी है, वो क्या लोकतंत्र में काबिले बर्दाश्त है? ये मैं श्रोताओं से, दर्शकों से और आपसे पूछना चाहूंगी, ये पार्टी जो डाल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये क्या अच्छी पार्टी है? कांग्रेस भी पहुंच जाएगी भाजपा के कार्यालय में। गरिमा जी, वापस आपके पास में रुकूंगा। मैं हनी पाठक जी का रुख करना चाहूंगा एक बार में। हनी जी, आपने सुना अभी कांग्रेस हनुमान चालीसा कर रही है कि बीजेपी को सद्बुद्धि दी जाए। आप लोग हनुमान चालीसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ना तो हम हनुमान चालीसा वक्त वक्त पर करते हो,
या तो हम हनुमान चालीसा किसी एजेंडे के तहत करते हो। हम तो वैसे भी हर धर्म को अब मानने वाली उस सनातनी प्रक्रिया पर चलते हैं। और दूसरी बात हम कहेंगे कि कर्नाटक में जब इनके लोग बजरंग बली का अनादर करते हैं और वहां के लोग इनकी इस चीजों से खफा होते नजर आते हैं, तो ये देखिए कि सुई की घड़ी किस तरीके से पलटी जाए, किसको किस तरीके का रूप दिया जाए। तो कांग्रेस उस आडंबर पर चलने वाली पार्टी है और तब इन्होंने यहां पर आकर उत्तराखंड में ही नहीं, हर जगह इन्होंने इस तरीके का ढोंग रचना चालू किया कि इस तरीके का अगर हम ढोंग रचते हैं और अपने त्रिया चरित्र को, जैसे इनके गुण में है कि ये अपना त्रिया चरित्र हर चीज के अनुसार बदलते हैं, तो उन्होंने उस त्रिया चरित्र के अनुसार अपने को ढाला और ढाल के इन्होंने बजरंग बली का पाठ करना शुरू किया, हनुमान चालीसा का, और उसके अनुरूप चले। और नहीं तो आप ही बताइए योगेंद्र जी, जिस राम को कोर्ट में आकर इन्होंने एक काल्पनिक बताया था, उसकी पूजा आज ये करते हैं। क्या ये अब कल्पना नहीं रह गए? कल्पना की पूजा ये क्यों करते हैं? और रही बात बुद्धि की, हवन और शुद्धि की, तो बिल्कुल इनको अपने कार्यालय में शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इनके कांग्रेस के कार्यालय में, राजीव भवन कार्यालय में लगातार अंतर्कलह देखने को मिल रही है, टूट फूट देखने को मिल रही है, आपस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, वो जग जाहिर है। पूरा उत्तराखंड ही नहीं, समूचा प्रदेश देख रहा है कि इस प्रकार से इन लोगों क्या टूट फूट और राजनीतिक क्या लड़ाई की देखने को मिल रही है। कोई किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है। तो निश्चित ही अच्छा है बजरंग बली की ये उपासना वहां पर अपने कार्यालय में कर रहे हैं, इसी बहाने शुद्धि होगी इनके कार्यालय की। चले मैं वापस आ रहा हूँ। तो हम जिक्र कर रहे हैं उत्तराखंड की, सिलसिला शुरू हुआ कर्नाटक से, और उसके बाद देश के अलग अलग जगह पे कहीं हनुमान चालीसा की जा रही है, तो कहीं पे बजरंग दल के कार्यकर्ता, बीजेपी, कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो को, बिंदु को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि बैन किस बात का। खैर चलिए, हमारे हिमांशु जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। हिमांशु, क्या लगता है आपको, इस वक्त पहाड़ों में बर्फबारी है लेकिन सियासत का पारा वहां पे काफी देखने को मिल रहा है, तो क्या निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के साथ साथ भले ही बर्फबारी हो रही हो, लेकिन कर्नाटक के सियासी मैदान में जो घमासान मचा हुआ है, उसकी सियासी हलचल इस वक्त उत्तराखंड में भी है। एक और देखा जाए तो आज कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए शुद्धि का यज्ञ किया, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है। इसी के तहत देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच पलटवार का भी दौर जारी है। भाजपा का कहना है कि कभी राम का नाम नहीं लिया तो आज अब राम का नाम भी ले लिया, और फिर कभी हनुमान का नाम नहीं लेते थे तो आज हनुमान चालीसा भी पढ़ ली। यानी कि कांग्रेस कभी बजरंग दल को और बजरंग बली को बैन करने की बात कहती है, लेकिन वहीं ये तुष्टीकरण की भी राजनीति कर रही है। इसी के साथ जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हमारी पार्टी की लड़ाई है और इसको इसी के तहत हम लड़ रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया भी इस पर आई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बजरंग बली को बैन करने की बात कांग्रेस कह रही है, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की नीति के तहत ये काम कर रही है, और साथ ही साथ इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को कर्नाटक में भुगतना पड़ेगा। और वहीं देखा जाए तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी के तहत आज पूरे प्रदेश में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। जी मानसू, यहाँ बात होती है, धामी साहब कह रहे हैं कि बजरंग बली, लेकिन कांग्रेस का तो साफ कहना है कि बजरंग दल पर बैन करने की बात कही गई है। उपद्रव करने वाले, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कोई भी संगठन हो, उस पर बैन करने की कवायद कांग्रेस करेगी, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। पब्लिक क्या मान के चलती है कि बजरंग दल पे बैन करने को लेके, क्या बजरंग बली पे बैन, ये बीजेपी कह रही है, लेकिन पब्लिक क्या मान के चल रही है इस बात को? निश्चित रूप से बात की जाए बजरंग दल को बैन करने की, तो बजरंग दल को बैन करने को लेकर कहीं ना कहीं सियासत ही ये गरमाई हुई है, और इसको बजरंग दल के बाद अब ये सियासत बजरंग बली पर आ चुकी है। देखा जाए तो उत्तराखंड खुद देवभूमि है और हनुमान जी ने यहीं से द्रोणागिरी पर्वत उठाया था, तो इसी के तहत जो यहाँ पे सियासी माहौल है वो गर्मा चुका है। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग इस पर राजनीतिक बहस करना नहीं चाहते, क्योंकि ये मामला पूरा का पूरा कर्नाटक का है और इससे उत्तराखंड का लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुद देवभूमि है और खुद यहाँ पर कई देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं। जी, तो ये कहा जा सकता है कि
जो सियासी बयानवीर हैं वो इसे तूल दे रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक का कोई सरोकार नहीं है अभी इस मुद्दे से लेकर के। चलिए मैं वापस गरिमा दसोनी जी का रुख करना चाहूंगा। गरिमा जी, धामी साहब कह रहे हैं कि बजरंग बली पर बैन लगा रहे हैं, बजरंग दल पर बैन लगा करके, और ये केवल धामी साहब नहीं कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कर्नाटक की सभाओं में साहब कह रहे हैं कि बजरंग बली की जय। बजरंग के भक्तों पर बैन लगाना चाह रहे हैं। पहले राम भक्तों को पर बैन लगाने की कोशिश की, अब बजरंग भक्तों पर बैन लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए कितना शर्मनाक है। अभी त्रिया चरित्र की बात मेरी बहन कर रही थी। त्रिया चरित्र तो भाजपा का दिखाई पड़ रहा है। बजरंग बली के पर्यायवाची बजरंग दल के लोग कब से हो गए, आप मुझे ये बताइए। नाम आप भगवान का रख लोगे और उसकी आड़ में गुंडागर्दी करोगे तो क्या आप भगवान थोड़ी हो जाओगे। बजरंग बली का तो एक नाखून का अंश बजरंग दल में नहीं है। कौन सा पुट, ना संस्कार, ना चरित्र, ना इनका बर्ताव, ना बिहेवियर, कुछ भी बजरंग बली की तरह नहीं है। इसीलिए तो बुद्धि शुद्धि किया कि हे भगवान हनुमान, पवन सुत हनुमान, इनके अंदर थोड़ा सा अपना अंश भी भेज दीजिए। इसलिए क्योंकि 2014 में गोवा के अंदर भाजपा ने राम सेना को यदि बैन किया तो क्या ये मान लिया जाए कि भगवान राम को बैन कर दिया या भगवान राम को ताले में बंद कर दिया। तो यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी ने मुंह से निकाला भी नहीं, इन्होंने उसी पर आडंबर रच के जो है चुनाव जीत कर ले गए हमसे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी कांग्रेस बनाएगी, जबकि कांग्रेस ने इस तरह की कोई बात अपने घोषणा पत्र में नहीं कही थी। हाँ, हमने बिल्कुल कर्नाटक में कहा कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, इसलिए क्योंकि वहां आतंक मचा के रखा हुआ है बजरंग दल ने। वहां किसी को सड़क पर चलने नहीं देते, मॉरल पुलिसिंग का काम, कानून व्यवस्था नदारद है और कानून का पूरा काम बजरंग दल कर रहा है। तो ऐसे में उसको बैन क्यों ना किया जाए। और ये बजरंग दल काम किसके आया है आप मुझे बताइए। जब जोशीमठ भू धसा हुआ क्या राहत कार्य किया, जब कोरोना में लाशें गंगा में सड़ रही थी उस वक्त ये कहां थे बजरंग दल के लोग। किसको खून दिया, किसको मास्क दिया, किसको इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। अंकिता हत्याकांड में कितना सड़कों पर उतरे, युवाओं को लाठी पुष्कर धामी सरकार में पड़ रही थी, कहां थे ये, युवाओं के साथ खड़े थे क्या। घाट में महिलाओं के ऊपर जब लाठीचार्ज करवाया त्रिवेंद्र रावत सरकार ने तो कहां था बजरंग दल। तो बजरंग दल आप मुझे बताइए, आज महिला पहलवान सारी हमारी जो देश का नाम रोशन करती है सड़कों पर उतरी हुई है, बजरंग दल दिखाई पड़ता है आपको उनके साथ। आज केदारनाथ त्रासदी 2013 में जब आई थी, बजरंग दल दिखाई पड़ा आपको राहत कार्यों में कहीं। तो बजरंग दल जब ना हिंदू के काम आ रहा है, ना समाज के काम आ रहा है, ना जनता के काम आ रहा है, तो उसको बैन क्यों ना किया जाए। ये सबके सब गुंडे हैं और अपनी गुंडागर्दी को छुपाने के लिए इन्होंने आवरण बजरंग दल का ओढ़ रखा है, बजरंग बली का नाम ले लिया है। और बजरंग बली दिन और रात शर्मसार होते होंगे इनके कृत्यों को देखकर। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए अगर ये बजरंग बली से बजरंग दल जैसे 4-5 मुट्ठी भर लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर इनको बताना चाहूंगी जो बहन भाजपा से आई हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ, ये भी आपको मुगालता था। अब ये मुगालता हो गया है कि हम हनुमान चालीसा सिर्फ समय समय पर पढ़ते हैं। हम जन्मजात हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं और मैं चैलेंज करती हूँ। आपको हंसी आ रही है, मतलब मैं हिंदू धर्म की नहीं हूँ, किसी और धर्म की लग रही हूँ आपको। अपना मखौल ना उड़वाइए हनी पाठक। और शास्त्रार्थ के लिए आपको इनवाइट करती हूँ। आपको क्या, आपके किसी भी पदाधिकारी को, किसी प्रवक्ता को, किसी महामंत्री को, उपाध्यक्ष को मेरे सामने ले आइए। अगर शास्त्रार्थ और वेदों के ज्ञान में गरिमा दसौनी कहीं भी कमतर पड़ेगी उसी दिन राजनीति छोड़ देगी। तो आपके सिखाने से हम हिंदू नहीं होंगे, हम जनजात हिंदू। मैं लौट रहा हूँ। ये जरूर है कि हम अपने घरों में हनुमान चालीसा पढ़ते थे। आपने राम को इतना सस्ता कर दिया, वो सड़कों पे देखो तो वो मार रहा, बताइए अतीक अहमद को जय श्री राम कह रहा है, एक हत्यारा अतीक अहमद को मारने वाला मर्डरर जय श्री राम कह रहा है। इन्होंने राम नाम इतना सस्ता कर दिया, इन्होंने बजरंग बली का नाम इतना सस्ता कर दिया, जिसको हम कहते हैं ना पूजा खाना नहाना और सोना ये प्राइवेट में अच्छा लगता है, तो पूजा हम प्राइवेट में करते थे। लेकिन अब अगर इन्होंने चाहा है कि पब्लिक में राम जाए तो ठीक है, वैसे ही सही, गेम इनके हिसाब से खेला जाएगा। गरिमा जी मैं वापस लौटूंगा, हनी पाठक जी का एक बार फिर रुख करना चाहूंगा मैं। हनी जी आपने सुना अभी? बिल्कुल सारी बात का अब मैं एक लाइन से जवाब देती हूँ। पूजा हम प्राइवेट में करते थे, लेकिन नमाज हम सरेआम खुलेआम किया करते थे, लेकिन उस पर हम प्रतिवाद नहीं किया करते थे और ना कभी करेंगे, क्योंकि हम एक ही धर्म। योगेंद्र जी देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। योगेंद्र जी मैं डिबेट छोड़कर चली जाऊंगी अगर इस तरीके अनुशासनहीनता आपकी डिबेट में नमाज को और हनुमान चालीसा को कंपेयर करते हैं। क्या मैं डिबेट छोड़कर चली जाऊंगी? करेंगे इसका मतलब तो हर धर्म का अलग रीति रिवाज है, शायद आपकी छोटी बुद्धि में ये आ नहीं रहा है। या तो मैं डिबेट हनी की अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद में मैं जरूर लौटूंगा आपके पास में। शुरू
ये ना कि इतने बेतुके तर्क ना दें। सारे धर्मों का अपना अलग अलग रीति रिवाज है। कौन पूजा कैसे कर रहा है, कौन शादी कैसे कर रहा है, इससे हमारा क्या लेना देना। दिया और सबको सुना है। इन्होंने अब तक जितने तर्क दिए सब बेतुके तर्क दिए और मैं सबको सुन रही थी, तो अभी आमदा रखे बेतुके तर्क का सुनने का भी। और जब डिबेट शुरू हुई थी तो आप लोग परिचय दे रहे थे कि कौन मुख्य प्रवक्ता है, कौन प्रवक्ता है, तो इन्होंने अपनी लाइन में ऐड कराया मुख्य प्रवक्ता। तो अगर कांग्रेस में ऐसे मुख्य प्रवक्ता है तो धन्य हो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, जिनको बारी आने के बाद भी बोलने का नशा चढ़ा रहता है। अब मैं आती हूँ अपने मुद्दे पर, क्योंकि अच्छे श्रोता होने का कर्तव्य तो आज तक कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता करके दिखाए नहीं है, तो आज क्या करके दिखाएंगे। धन्य हो, शुद्धि योग्य हुआ, लेकिन उस पर असर मुख्य प्रवक्ता के दिमाग पर नहीं हुआ। दूसरी बात पर मैं आती हूँ, जब ईद, नमाज, रोजे पढ़े जाते, मैं हर धर्म और समुदाय की इज्जत करती हूँ और मैं हर ईद और उस पे अपने मुस्लिम भाइयों के घर भी जाती हूँ और अच्छा लगता है मुझे जाने में, लेकिन उस पर कांग्रेस की कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती, उस पर ये चुप्पी साध लेते हैं। बजरंग दल और चीजों की ये बात करते हैं, तो उस पर मैं आती हूँ। बजरंग दल एक अपनी पार्टी है, अपना सामाजिक का वो काम करते हैं, अपना वो कार्य करते हैं, एक विचारधारा है उनकी, वो जिस समुदाय पे चले, वो जो कार्य करे, हम उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते। जिस प्रकार हम दबाव कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता पर नहीं दबा सकते कि आप अपनी बारी पर बोलिए, तो उस प्रकार हम उन पर भी नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि ये इन्होंने बोला कि हमने हनुमान को सड़क पर ले आया, तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अगर उसका प्रचार करता है तो बहुत अच्छा है, अपना प्रचार करो। लेकिन जब इन्होंने कर्नाटक पर इस तरीके की बातें हुई और बजरंग दल इस तरीके की बातें करते हैं, तब इनके मुंह में जबान आ जाती है कि ये अन्याय हुआ है। लेकिन जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हनुमान जी की बैर की बात जब ये कर रहे हैं, तो उसको भी याद करें कि इतना ही हनुमान के प्रति प्रेम है, तो जब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है जन्मोत्सव में और वहां ममता बनर्जी अच्छा खासा उत्पात मचवाती है, तब यही कांग्रेस एकदम शांत रहती है, क्योंकि उस विचारधारा से ये संतुष्ट रहती है। उनकी बुद्धि और शुद्धि के लिए ये यज्ञ नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये एक विचारधारा पे किस समय किस प्रकार प्रहार करना है इनको अच्छे से पता है। इनको ये पता है कि अब इस समय कांग्रेस का वहां पर कर्नाटक पे इनके बड़बोले भाई ने अनाप शनाप टिप्पणी कर दी है, तो अब हम हनुमान जी को किस प्रकार से प्रसन्न करें। तो चलो कोई नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं और हनुमान चालीसा को प्रसन्न करवाने के लिए मणिपुर पर भी बोलिए। पश्चिम बंगाल तो घूम आई हैं आप, मणिपुर में इतने दंगे क्यों भड़क रहे हैं भाजपा की सरकार में भाई? पश्चिम बंगाल तो घूम आई हैं आप, आपको उत्तराखंड पर तो बात नहीं करनी है। पश्चिम बंगाल घूम आई, जरा मणिपुर पर भी बोलिए, क्यों दंगे भड़का रहे हो भाई मणिपुर में? वहां तो आपकी सरकार है। क्योंकि जो होते हैं ना एक गैर टाइप के लोग, जो कि हम लोगों के धर्म को कुठाराघात करते हो, जो कि अलगाववादियों के साथ रहते हो, तो उनके ऊपर अगर कभी प्रहार करिए तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचती है। 1974 में एक पोस्टर था योगेंद्र जी, 1974 में एक पोस्टर रिलीज किया गया था। उस पोस्टर में 2014 पे थोड़ा प्रकाश डालिए। मैंने कहा ना गोवा में आपने राम सेना बैन की थी, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगी? उसका कोई जवाब नहीं देंगी आप कि गोवा में आप लोगों ने राम सेना बैन की थी, भाजपा के लोगों ने, उस पर कोई जवाब नहीं है। शुद्धि का यज्ञ, लेकिन दिमाग की बुद्धि अभी तक हुई नहीं। मुख्य माइक लगा रखा है, किसी काम का तो है नहीं, कोई आवाज इनकी आ नहीं रही है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है बीच में। राम ने जो बैन की थी 2014 में, कि तो ये समझा जाए राम को आपने ताले में बंद कर दिया था। भाई गाय को दिखाया गया, लेकिन हिंदू पीछे बांधता हुआ दिखाई देता, और वो पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, गरिमा मेहरा दसौनी, और वो आप मुख्य प्रवक्ता है, तो जरा उस पोस्टर को पढ़िएगा। 1974 में वो पोस्टर रिलीज किया गया था। तो आप लोग किस प्रकार से धर्म की राजनीति खेलते हैं वो कोई आपसे सीखे। और बुद्धि शुद्धि यज्ञ आपने किया, लेकिन आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, क्योंकि आपकी अभी भी बीच में बोलने वाली आदत गई नहीं है। दूसरी बात कहना चाहूंगी, दोबारा बोलना पड़ेगा जब आप इतना कुतर्क करेंगी, और जब आप पश्चिम बंगाल पूरा ब्रह्मांड घूम के उत्तराखंड आएंगी, तो बीच में बोलना पड़ेगा। सवाल उठाना भी तो है ना। कैसे डिबेट होती है, विषय विशेष पर होती है, प्रदेश विशेष पर होती है, ब्रह्मांड नहीं घुमा जाता इसमें। तो आप थोड़ा सा मणिपुर का बताइए, मणिपुर आज आगजनी क्यों हो रही है, मणिपुर क्यों जल रहा है, उसको तो बताइए। आपको इसलिए क्योंकि आपको आती होंगी कि आज मैं डिबेट
और अनी पाठक को मुंह की खिला पाऊंगी, लेकिन आप मेरे से मुंह की खा के जाती हैं तो आपके ऊपर दाग लग जाता है गरिमा मेहरा दसौनी जी। खुद पे हंसी नहीं आ रही है ये कहते हुए, खुद पे हंसी नहीं आ रही है ये कहते हुए कि मुंह की खिला के जाती हूँ। जो डांट खा रही हो संगठन में प्रवक्ता के रूप में कि एक नारी तुम सब पर भारी पड़ रही है, सारे प्रवक्ताओं को लाइन हाजिर किया जाता है और ये कहा जाता है कि एक गरिमा दसौनी तुम सारे प्रवक्ताओं पर भारी हो रही है, भैया कुछ तैयारी कुछ होमवर्क करके जाया करो, उसकी तरफ पढ़ लिख कर जाया करो। जब ये छुट्टी पिलाई जाती है तो वो खबरें हम तक आती हैं जो आए दिन आपके संगठन महामंत्री आपकी बैठक लेते हैं और आप ये कहते हैं कि आप सब लोग तैयारी समझ है, और बेहरा जी कहते हैं सत्ता को किसी प्रकार की समझ नहीं है। आप ही के पार्टी के लोग काम चैनल द्वारा करते हैं आपको ना समझ। अनी पाठक जी, एक सवाल 74 में प्रधानमंत्री कौन थे ये पता करिएगा। 74 में आपने कहा कि एक पोस्टर बाहर निकला और उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू से जोड़ दिया। यहीं पर आपकी बुद्धि और छोटी बुद्धि का आपने परिचय दे दिया, अपनी तैयारी अपने होमवर्क का आपने परिचय दे दिया। रिलीज हुआ था, कहा कि 1974 में एक पोस्टर रिलीज हुआ था और जवाहरलाल नेहरू जी ने उस पोस्टर पे काफी ज्यादा खुशी व्यक्त करी थी। मैंने ये कहा करिए 74 में आप सुन लीजिए एंकर महोदय, आप देखिए, अब आप इनकी ज्ञान का भंडार है हनी पाठक। 74 में जवाहरलाल नेहरू जी ने। हनी पाठक जी, एक सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है कि गोवा में श्री राम सेना पर बैन लगाती है बीजेपी सरकार, तब बीजेपी नहीं बोलती है, बजरंग दल की बात आती है तो बीजेपी बोल रही है। ये कांग्रेस के मिसेस दसोनी ने भी सवाल उठाया है और दूसरे लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं, तो आप इस पे बताइए। ऐसा है, हम लोग हर धर्म और हर संप्रदाय को पे विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और हम लोग किसी भी एक धर्म पर विचार लेकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए अगर हम लोग किसी भगवान को जपते हैं, ऐसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते जिस प्रकार से कांग्रेस अपने फायदे के लिए किस उसमें विचार में चलती है। ये पूछिए, अगर बजरंग दल पर इनका जोर नहीं चलता, इन्होंने कहा बजरंग दल पर हमारा जोर नहीं चलता, ये डिफेंड करने क्यों पहुंची है बजरंग दल को? फिर बजरंग दल के व्यक्ति को आने देना चाहिए था। इनको हर जगह छपास का रोग है क्या? अगर ये बजरंग दल की तरफ से नहीं बोल रही हैं यहाँ और ये कह रही हैं हमारा कुछ नहीं चलता, बजरंग दल पर कोई जोर नहीं चलता, कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप क्यों आई उनका बचाव करने? ये तो पूरी डिबेट बजरंग दल को लेकर है, फिर तो बजरंग दल के व्यक्ति को यहाँ पर होना चाहिए था। डिबेट को रिवर्स करिए, मैंने ये कहा है कि हमारा उन पर कुछ चलता नहीं है या ये जैसा मेरा गरिमा दसौनी के बोलने पर कंट्रोल नहीं, वैसा बजरंग दल पे हमारा कोई अधिकार और कंट्रोल नहीं है। आपने साफ कहा है, आपने साफ कहा है, तो फिर आप उनको डिफेंड करने क्यों पहुंच गई यहाँ पर? उनकी प्रवक्ता बनकर क्यों बैठी हैं? फिर मना कर देती ना, कहती बजरंग दल को आने दो भैया, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बजरंग दल पे। तुम्हारा तो एबीवीपी पे भी कोई कंट्रोल नहीं था। तुम्हारे अध्यक्ष अजय भट्ट इस बात को साफ कह चुके कि एबीवीपी के युवाओं ने जो लाठीबाजी करी है स्वामी यतीश्वरानंद के आश्रम में जाकर, एबीवीपी से हमारा कोई नाता नहीं है। तो तुम्हारे वहां तो यूज एंड थ्रो करते हैं ना, जिस वक्त युवाओं की भीड़ चाहिए तो एबीवीपी को फोन कर दोगे, जिस वक्त प्रेमचंद अग्रवाल से ध्यान भटकाना एंकर महोदय बताना चाहती हूँ, प्रेमचंद अग्रवाल ने जो यहाँ पर आतंक मचाया एक मंत्री के रूप में, क्योंकि उसका ध्यान भटकाना था, इसलिए बजरंग दल के लोग कार्यालय भेज दिए गए। गरिमा जी, हेल्दी लोकतंत्र के लिए या सौहार्द के लिए ये खतरनाक चीज नहीं है अगर कार्यकर्ता इस तरह से एक दूसरे के कार्यालयों में आने लगे। कल को इनको पता भी नहीं चलेगा कब कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां आके भाजपा के कार्यालय में आके उत्पात मचाने लग जाएगा। यानी कि ट्रेंड सेटर बनते जा रहे हैं ये लोग, और अच्छी चीजों के लिए बनते तो बात होती। इन्होंने जवाब नहीं दिया अंकिता हत्याकांड में भाजपा को व्यक्ति शामिल है कि नहीं है, इन्होंने जवाब नहीं दिया भर्ती घोटाले में इनके 4 भाजपा के पदाधिकारी शामिल है या नहीं है, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि अंसल ग्रीन वैली में इनके 6 पार्षद गंगा नाच करके आए कि नहीं आए। आज भ्रष्टाचार और इनके साथ मारपीट करके आया था। कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल पर ही धामी का कंट्रोल नहीं चल रहा, तो बजरंग दल पे क्या चलेगा तुम लोगों का? प्रेमचंद अग्रवाल बैकडोर नियुक्ति कराते हैं तभी भी वो पद पर बने रहते हैं। आज प्रेमचंद अग्रवाल गया बताइए, दर्ज नहीं मुख्यमंत्री धामी और पूरे समाज का प्रेमचंद अग्रवाल पर नहीं, बजरंग दल होगा। ये धीरे धीरे जाएगी। जी प्लीज गरिमा जी, हनीमा जी, मेरा सवाल है हिमांशु से
हिमांशु, क्या लगता है, चुनाव कर्नाटक में हो रहे हैं लेकिन रंगत मुझे पहाड़ों में दिखाई दे रही है, क्या माहौल है वहां पे? क्या वास्तव में बजरंग दल पे बैन करने की बात के बाद इसी तरह का सियासी पारा चढ़ा हुआ है जो मुझे उमा जी और हनी जी के रूप में देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लड़ाई ये कर्नाटक में शुरू हुई थी, ये लड़ाई पहाड़ों पे जरूर पहुंची है, लेकिन आपने पहले ही कहा है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके वहां पर ये जो पूरा सियासी प्रकरण है ये नहीं पहुंच पाया। और साफ तौर पर वहीं ये जो सियासी प्रकरण है ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं तक सीमित रह चुका है, क्योंकि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही इसको जोर शोर से ये मुद्दा उठाया। और साथ ही साथ तमाम तरीके की बात की जाए अगर तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, उनका साफ ये भी कहना है कि हमें बीजेपी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हम सनातनी हैं या नहीं है, क्योंकि जो माइनॉरिटी में है उनके अपने धर्म है। और वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि कम से कम इसी बहाने या मोदी जी के बहाने इनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। और क्योंकि उत्तराखंड की बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, द्रोणगिरी पर्वत यहाँ पर है जिसे भगवान लक्ष्मण के लिए श्रीलंका ले जाया गया था। खुद यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। तो ऐसा सियासी माहौल सिर्फ और सिर्फ राजनीति में उत्तराखंड की है, लेकिन पहाड़ों पर इसका कोई भी सुगबुगाहट अभी तक नहीं दिखी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि राजनीति की पाठशाला देखिए उसी के अंदर मुद्दे भी जपे जा रहे हैं, लेकिन अभी वहां पे आम एक छोटी सी बात रखना चाह रही हूँ। सुनिए, हनी पाठक जी को यहाँ श्रोताओं से, दर्शकों से माफी मांगनी चाहिए। 72 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया इंदिरा जी ने, और 74 में ये स्वर्ग से नेहरू जी को नीचे ले आई, जिन्होंने पोस्टर एक जारी किया पंडित नेहरू ने 74 में। और जबकि 72 का युद्ध हम पाकिस्तान से जीते इंदिरा जी के नेतृत्व में। धन्य हो हनी पाठक तुम्हारे ज्ञान को, धन्य हो तुम्हारे दल को जो इतने पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को, बीएचयू से पढ़े हुए प्रवक्ताओं को यहाँ हमारे सामने बैठा रहा है, जो 74 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहना है कि आम पब्लिक का कोई सरोकार नहीं है इस मुद्दे से। बेशक राजनीतिक दल अपनी राजनीति कर रहे हो, लेकिन आम पब्लिक वहां एकदम यह कहूं कि शांत है, वो अपनी रोजी रोटी की चिंता करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।